फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आपका चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल में। और जैसे कि अभी हमने बात की थी एक वीडियो की, आज हम बात करेंगे आईडीबीआई वैकेंसीज जो कि हमारे लिए निकली है। तो आइए हम बात करें आईडीबीआई बैंक में हमारे लिए किस प्रकार की और कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। जैसे कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस हो या बैंकिंग सेक्टर में आईडीबीआई कई सालों से हमारे लिए बैंकिंग सेक्टर में जॉब निकाल रहा है, और कई ऐसे हमारे साथी हैं जो कि इस जॉब को पाकर अपना अ, लालन पोषण करते हैं। तो आइए हम बात करें इस साल की क्या क्या हमारे आईडीबीआई ने हमारे लिए खजाने में दिया है। तो आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। तो इसकी ऑनलाइन स्टेट जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो रही है 24 मई 2023। इसमें ही आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं अगर आपको एडिटिंग करना है, और अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चांस नहीं मिलेगा। और इसकी लास्ट डेट है 7 जून 2023। यहाँ पर अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। और यह वैकेंसीज सभी के लिए दी गई है, कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो वीआई हो, ओएच हो, एचएच हो, तो सभी डिसेबिलिटी के लिए वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। तो अब हम बात करें कि एज क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी एज होगी या आपकी ग्रेजुएशन या जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसकी जनगणना 1 मई 2023 से की जानी है। और पेमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। और आपका एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स हैं 2 जुलाई जो कि है संडे को। और अगर कोई भी चेंजेस आता है तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसमें एज मिनिमम 20 ईयर है, यानी कि आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 25 साल। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाएगा, यानी कि आपको पता ही है जनरल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 साल अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है। तो जनरल एससी या एसटी है तो उसके लिए रिलैक्सेशन 10 + 3 13 साल। और जनरल विजुअली इम्पेयर्ड ओबीसी है तो उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा 15 साल। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका जो जन्म है 2 मई 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसमें से अगर आपका जन्म हुआ है उसके बाद 2 मई 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे पहले जन्मे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और 1 मई 2003 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर हम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप क्वालिफाई नहीं है इसके लिए। और जो भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए या यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका जैसे कि बताया गया 1 साल के लिए है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बाद में एक्सपेंड भी हो सकता है। और कहते हैं कि अप टू 3 साल इसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और इसके बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद ये जो अपॉइंटी यानी कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो बाद में बैंक इसे असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हमें जॉब प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यही हुआ, इसके बाद आपको बैंक के इंटरनल एग्जाम पास करने पड़ेंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे और बैंक की पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। अब हम बात करें इसकी सैलरी तक कितनी दी जाएगी। तो पहले ईयर में अगर आप इसमें जॉब करेंगे तो आपको 29,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। देन सेकेंड ईयर में आपको 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और थर्ड ईयर में आपको 34,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। और
आपका एक एनपीएस अकाउंट भी बनाया जाएगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो। ठीक है, कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा इसमें, क्योंकि ये एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। और ना ही आपको कोई सीनियरिटी का बेनिफिट्स इसमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होना है इस जॉब को पाने के लिए। तो इसमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो कुछ इस प्रकार है। पहला हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा हमारा प्री मेडिकल होगा। ये बैंक का जो प्रोसेस है ये टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आइए हम बात करें कि हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा। तो इसमें सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग आएगी। लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो जिसमें हमारा डेटा एनालिसिस आएगा। डेटा एनालिसिस आएगा जो कि 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये भी 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आपका 40 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे। एंड जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, एंड इसमें आपका कंप्यूटर आईटी भी आएगा। तो ये होगा 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन। यानी कि अगर हम टोटल कर लें तो 60 60 120 एंड 60 60 120 एंड 40 प्लस 40 80, यानी कि आपका 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है फर्स्ट फेज का। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं सक्सेसफुली ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, जो कि रिलीज बाद में की जाती है बैंक के हिसाब से, और ये भी रिलैक्सेशन के हिसाब से दी जाएगी। जैसे पीडब्ल्यूबीडी को आपको पता है रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो आपका पेपर होगा ये बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको पूरे ही जो चारों सेक्शंस हैं इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 हिसाब से मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन ये हाई ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ एज भी हो सकता है। अगर कट ऑफ में फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। और फाइनल मार्क्स जो उनको मिले हैं उनके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात कर लें इसके एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात मैंने पहले बता दी थी कि ग्रेजुएशन मानी गई है, लेकिन कुछ और एलिजिबिलिटी है। तो पहले नेशनलिटी की बात कर लें तो अगर आप इंडियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर नेपाल भूटान, अगर आप भूटान और या अगर आप तिब्बत से आए हैं 1962 से पहले रहने के लिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आप पाकिस्तान से भी माइग्रेटेड हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसमें पेश करना पड़ेगा। अगर आप जैसे माइग्रेटरी हैं तो कुछ कुछ कंट्रीज के जैसे तंजानिया, युगांडा, पाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप इनके माइग्रेटरी है तो आपको एक सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो जैसे मैंने पहले कहा SC ST OBC और NCL को रिलैक्सेशन अलाउ है। तो हम बात कर लेते हैं SC ST को है 5 ईयर, OBC को है 3 ईयर, और 1 पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये 2016 का जो एक्ट है उसके आधार पर
इलेक्शन दिया गया। तो जनरल कोई ऐसी विजुअल इम्पेयर्ड है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको 10 साल का दिया जाएगा। या अगर एक्स सर्विसमैन है कोई जो मिलिट्री में काम करते थे, तो उसको भी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सेकेंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपको साफ साफ कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें आपका डिप्लोमा काउंटर नहीं किया जाएगा। यानी कि डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें जो है आपके पास सारी डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए, और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपके पास सेमेस्टर वाइज भी होनी चाहिए। और आपका जो ग्रेजुएशन है 1 मई 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन इसके बाद कंप्लीट होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और मार्कशीट पर भी यही डेट आपके अंतिम होनी चाहिए, चाहे मार्कशीट हो चाहे वो डिग्री हो, उस पर भी यही डेट मेंशन होनी चाहिए। और आपके पास सारे मार्कशीट्स वगैरह होने चाहिए। और आपको इसमें कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आपके पास या सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा दी है या उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है। तो ये जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये हाई स्कूल में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि अगर आपका कोई पेमेंट क्रेडिट कार्ड का हो या अदर बैंक से कोई पेमेंट पेंडिंग है बैंक के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर ये पाया जाता है अपॉइंटमेंट के दौरान कि आपका कोई भी पेमेंट पेंडिंग है किसी भी बैंक के साथ, चाहे आपका वो लोन हो चाहे कुछ भी हो, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये पाया गया, या आपने कुछ काम ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो भी आपका कैंडिडेचर इसमें कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। और कंप्लीट करने के बाद हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक करें। ये उनके लिए है जो फाइनेंशियल, जिनकी इरेगुलेटरी होती है, तो आप लोगों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, अब इस बारे में बात करें तो 24 मई से 7 जून तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई होगा। अब हमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड हो, और जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए विद ईमेल आईडी, और एक ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कॉल लेटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है या जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से शेयर किया जाएगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचती है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। या अगर आपका मोबाइल नंबर इस बीच बंद हो जाता है या आप चेंज कर लेते हैं तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार होंगे। आपकी एक फोटोग्राफ रहेगी इसमें अपलोड करते समय, एक थंब इम्प्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगी एंड सिग्नेचर रहेंगे। ठीक है, अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको इसमें लिखना है। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि अपना नाम लिखना है आपको यहाँ पे। hereby declare that all the information submitted by me in the form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो ये आपको यहाँ पे इतना एक
टेक्स्ट लिखना पड़ेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन में, और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेचर के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। अगर किसी भी केस में कैंडिडेट की सिग्नेचर या थंब या हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैच नहीं होती तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको कैंडिडेचर या उसके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करें कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से बनानी है, तो आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखनी है ये स्मॉल लेटर्स में लिखनी है, कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें कि एक ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दें ये सत्यापित कर लें कि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद हमें जब भी हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद हमें एडिट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ना कैटेगरी चेंज करने की, ना और कुछ चेंजेस हमें करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इसमें कुछ स्पेशल है कि नहीं। इसमें कहा गया है कि हाउ टू अप्लाई सेक्शन में, कि विजुअली इम्पेयर्ड ये ध्यान रखें खासकर जब वो अपना फॉर्म फिलअप करें तो बहुत ध्यान से करें और कुछ भी मिस्टेक ना हो, और जो भी वो स्पेलिंग वगैरह लिखें वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे वो मैच करनी चाहिए। अगर वो नहीं करती तो फिर आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, यानी कि अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करें फीस की। तो फीस भी आप अपने 7 जून तक जमा कर सकते हैं, और PWBD की 200 रुपये फीस लगेगी इसमें, SC ST PWD की 2000 फीस लगेगी। बाकी अगर कोई अदर का है जैसे जनरल है OBC तो उसको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बैंक चार्जेस जो भी लगेंगे वो कैंडिडेट को ही देने पड़ेंगे। सो ये कुछ बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि पेमेंट, चाहे आपके पास UPI हो, रुपे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, वीज़ा मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड हो, कैश कार्ड हो, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जैसी पेमेंट होगी तो आपकी एक रिसीट जनरेट की जाएगी जो कि प्रूफ है कि आपने इससे पेमेंट की है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, यानी कि अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। 10th की एंड 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए, या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही 10th 12th की मार्कशीट। ठीक है, ग्रेजुएशन की आपकी अगर जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी मार्कशीट तो होनी ही चाहिए आपके पास, या अगर पास नहीं है आपके पास तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चल सकती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कोशिश करें कि पूरे कंसोलिडेटेड मार्कशीट के साथ साथ 4 या 6 सेमेस्टर जितने भी हैं उसकी मार्कशीट आप एकत्रित कर लें इसमें। ठीक है, और प्रोविजनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अगर है तो ठीक, वरना कोई इशू नहीं, क्योंकि डिग्री हम सब जानते हैं कि टाइम लग जाता है डिग्री आने में। ठीक है, क्योंकि ये और में ऑप्शन है, अदरवाइज मार्कशीट है तो इट मीन्स यही प्रूफ है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप हैं तो। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो आपके सर्टिफिकेट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही चलेंगे, यानी कि स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। जैसे SC सर्टिफिकेट है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, तो हमारे जो सेंटर के सर्टिफिकेट इसमें चलेंगे, स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल नहीं है। PWBD के सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा ही इशू होना चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए।
जिसमें आपकी परसेंटेज होनी चाहिए कि आपकी कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है, वैलिडिटी होनी चाहिए और एक स्टैंप लगी होनी चाहिए अथॉरिटी के द्वारा। और ये भी आपका 1 मई 2023 से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो इसमें मांगा गया है या तो आपके पास फोटो आइडेंटिटी हो, ठीक है, तो जिसमें आपका या तो पैन कार्ड चल सकता है या पासपोर्ट चल सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, मतलब बैंक पासबुक में आपकी फोटो लगी हो, आधार, ई आधार, है ना, विद फोटोग्राफ। तो मतलब इनमें से आप कोई भी 2 चीज़ वेरिफिकेशन के दौरान दिखा सकते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल आधार और पैन कार्ड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यही दिखाना सही रहता है। ठीक है, तो और ये आपको ओरिजिनल तो पेश करने ही है डीवी के दौरान, उसके साथ साथ आपको ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल के साथ साथ अटेस्टेड कॉपी भी आपको पेश करने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन टेस्ट की कि ये कहाँ कहाँ होना है। तो हालांकि वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में होना है, लेकिन फिर भी मैं इसकी आपको कुछ सेंटर्स बता देता हूँ जो कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो चूज़ कर सकते हैं। ये कुछ निम्नलिखित नाम है: अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बेंगलोर, बेलगांव ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर दोनों हैं, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, कोची, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, मुंबई, नवी मुंबई में भी है या ग्रेटर मुंबई, थाने, ठीक है, पटना, पुणे और आदि। तो एक बार आप जो इसमें सेंटर अपना भर देंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो और आपको कोशिश की जाएगी जो आपका प्रेफर सेंटर है वही दी जाए, लेकिन अगर नहीं दिया जाता तो बैंक के पास पूरा राइट है कि आपका सेंटर चेंज किया जा सके। और आपको कॉल लेटर idbibank.com की वेबसाइट से ये डाउनलोड करने हैं और विदाउट आप एडमिट कार्ड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और डेट जैसे मैंने बताई थी आपको 2 जुलाई का है, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इसमें स्क्राइब गाइडलाइंस, यानी क्या क्या स्क्राइब गाइडलाइंस है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनकी हैंड राइटिंग स्पीड इफेक्टेड है और हैंड राइटिंग नहीं कर सकता, तो आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं। तो स्क्राइब के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि आपको अपना स्क्राइब खुद ही अरेंज करना पड़ेगा और आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। और आपको फॉर्म में स्क्राइब का नाम मेंशन करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है लेकिन करना पड़ेगा। और आपको और स्क्राइब को एक स्क्राइब फॉर्म भरा जाता है एग्जाम के सेंटर में, तो वो आपको देना पड़ेगा, और जिसमें आपको स्क्राइब की जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी। और अगर आप स्क्राइब बाद में चेंज करना चाहते हैं तो बैंक के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो बैंक की जो हिसाब से जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है तो 10th से ऊपर हो सकती है, लेकिन मैट्रिकुलेशन से ऊपर हो सकती है, लेकिन जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो उससे नीचे ही रहेगी। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप 12th का स्क्राइब लेके जा सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का लेके जा सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है तो आप 2nd ईयर का स्क्राइब लेकर जा सकते हैं। और जब आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो कॉल लेटर आएगा उसमें एक स्क्राइब फॉर्म भी होगा, वो भी आपको इसमें फिलअप करके देना पड़ेगा। और अगर ऐसा बैंक को लगता है कि जो स्क्राइब आपने लिया है वो एलिजिबिलिटी के खिलाफ है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। स्क्राइब कोई सी भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है और आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट को स्क्राइब बनाते हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है या देने वाले हैं, तो
आपका और स्क्राइब का बोथ का कैंडिडेचर इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप जो फॉर्म में स्क्राइब का डिटेल भरेंगे वही आप इसमें लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा इसमें नहीं लेके जा सकते। तो ये बात है। अगर एग्जामिनेशन में जो इन्विजिलेशन होता है उसमें ये पाया जाता है कि स्क्राइब अपने आप आंसर कर रहा है तो आपको इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो टाइम, ये तो खैर ऑर्थोपेडिकली गाइडलाइंस आ गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो आपका जो पेपर है वो जिस सेंटर में आपने चुना है उसी उसी सेंटर में होगा, चेंज नहीं किया जाएगा। और इसमें जो भी आपने क्वालिफिकेशन दी हुई है वो कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए, यानी कि 1 मई से पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पेपर के दौरान तो पेपर बैंक द्वारा भी करा सकता है, ठीक है। और विदाउट द कॉल लेटर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इसमें। और आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तो आपको ये रिकमेंड किया था जब भी आपको बायोमेट्रिक हो तो उस समय अपनी थंब क्लियर रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आइए हम बात करें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपलोड किए जाने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं आपकी फ़ोटो की, जो कि 4.5 cm होनी चाहिए और 3.5 होनी चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो आपकी, यानी कि आपको पुराना लगा दें, और कलर पिक्चर हो तो और बेस्ट है वो। और आपको ये श्योर होना चाहिए कि ये जो पिक्चर आप लेंगे, कलर पिक्चर लेंगे, ये इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। और स्ट्रेट आपको देखना है पिक्चर। जब देते हैं तो आप पोज देते हैं, आपको स्ट्रेट देखना है आप, और आपको सीधा कैमरा की तरफ देखना है। और ये कह रहा है कि अगर सनी डे पे पिक्चर ली जाती है, यानी कि सूरज के सामने ली जाती है, तो सन जो है आपके पीछे होना चाहिए या शेड में उसे मतलब छुपा रखना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए सन की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी परछाई किसी की नहीं आनी चाहिए। तो और आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि ग्लासेस ना पहन के फ़ोटो खिंचवाएं, क्योंकि इसमें लिखा है अगर आप ग्लास पहनते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम ग्लास पहनेंगे तो रिफ्लेक्शन आएगी। तो विदाउट ही ग्लास अगर आप ये इमेज इसमें खिंचवाएं तो बेस्ट रहेगा। और कैप्स वगैरह आपको अलाउ नहीं है, जो कैप्स होते हैं, हैट और डार्क ग्लास लगाते हैं वो आपको अलाउ नहीं है। लेकिन रिलीजियस जो चीज़ आप पहनते हैं तो वो चीज़ अलाउड है, ठीक है। और 20 से 50 KB तक की फाइल होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। और तो वही है कि अगर ये ज़्यादा होती है तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यही फ़ोटो आपके जो आप अपलोड करते हैं यही आपके एडमिट कार्ड पे भी पेस्ट की जानी चाहिए जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है। सिग्नेचर की बात करें तो आपको वाइट पेपर से साइन करना है, जो विजुअल इम्पेयर नहीं है उनके लिए। और डायमेंशन 140 से 60 प्रेफर किया गया है। और 10 से 20 KB तक का फाइल होना चाहिए और 20 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है, ठीक है। तो JPG की फाइल चलेगी और 20 से 50 KB तक की है। और आपको जो डिक्लेरेशन है वो इंग्लिश में लिखनी है ब्लैक इंक से। आपकी जो डिक्लेरेशन है मैंने बताया था कि वाइट पेपर पे होनी चाहिए और ब्लू या ब्लैक पेन से रिटर्न होनी चाहिए। और फाइल का साइज 50 से 100 KB तक का हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। और पिक्सल की बात करें तो 800 से लेके 400 तक की होनी चाहिए, ठीक है। 200 DPI में, ठीक है।
प्रेफर्ड फॉर रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये बात है। और सिग्नेचर का मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके लिए मैंने नोटिफिकेशन पेश किया था आईडीबीआई का, और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में जो जो बातें थी हमने आज डिस्कस की। और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो सकता है तो आप कमेंट करके वीडियो में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सभी साथी इससे लाभान्वित हो सकें और इस फॉर्म को भरकर अपना पेपर की तैयारी करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सकें। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।